बच्चों, अभी हमने बिहार के आर्थिक विकास के बारे में जाना। अभी हम ओवरऑल भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में जानेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, हम सभी जानते हैं कि भारत को प्राचीन काल से सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया का तात्पर्य है कि यहाँ संपदा बहुत अधिक थी, जिस वजह से इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसकी संपदा से ही प्रभावित होकर बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पर आक्रमण किए। ब्रिटिशर्स भी यहाँ की संपदा से प्रभावित होकर व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए। उद्देश्य उनका व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे वह यहाँ पर शासन करने लगे और भारत को उन्होंने एक उपनिवेशी अर्थव्यवस्था में बदल दिया। और जहाँ का पूरा कंट्रोल, यहाँ की शासन व्यवस्था का पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले लिया, लेकिन उन्होंने कभी भी भारत को अपना देश नहीं माना। वह यहाँ की संपदा को लूटकर अपने देश ब्रिटेन ले जाते थे, जिस वजह से यहाँ पर वेल्थ ड्रेन हुआ, यानी कि यहाँ की संपत्ति यहाँ से कहाँ चली गई? ब्रिटेन में। ब्रिटिशर्स ने भारत का भरपूर शोषण किया। उसने यहाँ की कृषि व्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। किसानों को फोर्सफुली नील की खेती करने के लिए या नगदी फसलों की खेती करने के लिए कहा जाता था, या ऐसी वस्तुओं की या ऐसे पदार्थों की कृषि करने को कहा जाता था जो कि ब्रिटेन में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त की जाती थी, जिस वजह से भारत में कृषि की जो स्थिति थी वह बहुत दयनीय हो गई। खाद्यान्नों की कमी अथाह हो गई, जिस वजह से खाद्यान्नों का आयात विदेशों से करवाना पड़ा हमें। उद्योगों की स्थिति भी दयनीय थी, उद्योग तो लगभग नष्ट हो गए थे। इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के शासनकाल में जब हमें आज़ादी मिली, 15 अगस्त 1947 को जब हमें ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अधिक दयनीय थी और हमारी अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी थी। तब हमारे राजनेताओं के सामने ये महत्वपूर्ण प्रश्न था कि इस पिछड़ी अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार किया जाए। कभी सोने की चिड़िया कही जाने वाला हमारी अर्थव्यवस्था आज दयनीय स्थिति में आ चुकी थी, जहाँ पर खाद्यान्नों की कमी थी, उद्योग धंधे नहीं थे, तृतीय क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है उसका नामो निशान नहीं था। इसलिए फिर योजना आयोग बनाया गया। यह योजना आयोग 15 मार्च 1950 को गठित किया गया। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात जिस समय जो प्रधानमंत्री होंगे वो योजना आयोग के उस समय अध्यक्ष रहेंगे। यह योजना आयोग 5 वर्षों के लिए योजनाएं बनाता था, लेकिन ये योजना आयोग केंद्र स्तर पे था। ठीक है, तो केंद्र स्तर पे होने के कारण राज्यों द्वारा ये मांग की जाने लगी कि चूंकि भारत विभिन्न राज्यों का देश है, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे योजना आयोग में हो। तो इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद या NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की। इस काउंसिल में, इस परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य हुआ करते थे और योजना आयोग जो भी योजना बनाता था उसका फाइनल अनुमोदन या फाइनल अप्रूव करने का अधिकार NDC या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को ही था। बाद में इस योजना आयोग द्वारा निर्मित 5 वर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत का विकास हुआ। सबसे पहली 5 वर्षीय योजना जो बनी उसमें कृषि पर ज़्यादा बल दिया गया, कृषि विकास पर बल दिया गया, क्योंकि भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा केवल कृषि पर जीविका के लिए निर्भर था। तो कृषि का विकास होना नितांत आवश्यक था। उस समय हमारी कृषि की जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी, खाद्यान्नों की कमी थी, हमें खाद्यान्नों का विदेशों से आयात करना पड़ता था, जिस वजह से विदेशी विनिमय, भारत का बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी विनिमय विदेशों में चला जाता था। तो इस स्थिति से निपटने के लिए पहली 5 वर्षीय योजना का जो मुख्य ध्यान था वो कृषि का विकास करने का था।
फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना जब आई तो उसमें कृषि के साथ साथ उद्योगों पर भी फोकस किया गया, क्योंकि उद्योग जो थे भारत के वह भी पिछड़ी स्थिति में थे। तो उद्योगों के विकास के लिए महालनोबिस नाम के एक अर्थशास्त्री थे, उनके मॉडल के आधार पर हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई और वृहद उद्योगों यानी कोर इंडस्ट्रीज, ऐसे उद्योग जो किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे आयरन एंड स्टील, सीमेंट, बड़े बड़े जो बिजली के कारखाने, इन सब को खड़ा किया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो इस 1960 के दशक में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत में हरित क्रांति आई। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की ओर ध्यान दिया गया। इसमें 3 मुख्य बातें थीं। पहली, कृषि में उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया जाए, HYV सीड्स का इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, कृषि में यंत्रीकरण अर्थात कृषि में मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेशिंग मशीन्स हैं, इन सब का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। तीसरा, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाए, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाए, जिसकी वजह से उत्पादकता, कृषि में उत्पादकता बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। फिर भी पाया गया कि हरित क्रांति का ज़्यादा प्रभाव गेहूं और धान की कृषि पे ही ज़्यादा पड़ा और पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों पर इसका प्रभाव ज़्यादा रहा, क्योंकि यह राज्य पहले ही आर्थिक दृष्टि से आगे थे, तो वो इन महंगे इक्विपमेंट्स को खरीदने में सक्षम थे। तो इस तरीके से हरित क्रांति भारत में आई, जिसने कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया। उसके बाद में पंचवर्षीय योजनाओं के सहारे देश का आर्थिक नियोजन चल रहा था। फिर बीच में 1990 का समय आया। ये बहुत बड़े आर्थिक संकट का समय था भारत में। इस समय भारत के पास 15 दिन का भी वो आयात करवा सके इतना विदेशी विनिमय नहीं था। भारत गहन आर्थिक संकट की स्थिति में था। इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए यह सोचा गया कि हम लोग 1991 से 1951 से योजना आयोग द्वारा निर्मित नीतियों के अनुसार विकास कर रहे हैं। तब कहाँ गलती हो गई, किस वजह से हमारी सभी नीतियाँ हमें नकारात्मक परिणाम क्यों देने लगीं कि हमारे ऊपर इतना गहन आर्थिक संकट आया। तो एक नई आर्थिक नीति लाई गई। उस समय 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जिसके अंतर्गत 3 चीज़ों को शामिल किया गया: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण का मतलब हुआ कि जितने भी आर्थिक क्रियाएं थीं वो बहुत रूल्स रेगुलेशन से कॉम्पैक्ट थी। किसी भी आर्थिक क्रिया को शुरू करने से पहले बहुत सारे पेपर वर्क्स को पूरा करना पड़ता था। तो उसमें लचीलापन लाया गया ताकि जो व्यवसायी हैं, जो उद्यमी हैं, वो इस अनावश्यक पेपर वर्क से बच सकें और उन किसी भी काम को करने के लिए वो आगे आए, मोटिवेट हो। तो इस उदारीकरण की नीति को अपनाया गया, लचीलापन लाया गया कानूनों में। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। अभी तक जितने भी हमारे एंटरप्राइजेस थे उनमें मुख्यतः सरकार का नियंत्रण था, तो उनको प्राइवेटाइज्ड किया गया। सरकार ने अपने अंश को कम किया और निजी व्यक्तियों के अंश को बढ़ाया। तो प्राइवेटाइजेशन आने से आर्थिक विकास की गति तेज़ हुई, क्योंकि निजीकरण का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है और सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण करना होता है। अभी तक सरकार अपने आर्थिक सामाजिक कल्याण के दृष्टि से उत्पादन कर रही थी, जिस वजह से सार्वजनिक उपकरण जो हैं वो बहुत लॉस में चल रहे थे। तो उन लॉस में चलने वाले उपकरणों को सरकार ने उनका डिसइन्वेस्टमेंट किया, मतलब अपने अंश को कम करके उसे प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। तो निजीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। इस निजीकरण की प्रक्रिया ने आर्थिक विकास की गति को और तेज़ किया। और वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का तात्पर्य हुआ अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना।
तो भारत को अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ हम किस प्रकार जोड़ सकते हैं? बच्चों, आयात निर्यात के माध्यम से हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश से जोड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं था बच्चों कि 1990 से पहले हम आयात या निर्यात नहीं करते थे, तब भी आयात और निर्यात होता था, लेकिन तब वो बहुत सारे नियंत्रणों में था, कंट्रोल्ड वे में था, कोटा निर्धारित था। लेकिन 1990 की जो आर्थिक संकट है उसने नीति को परिवर्तित कर दिया। अब हम लोगों ने अधिक मात्रा में आयात और अधिक मात्रा में निर्यात दोनों पर फोकस किया। तो 1990 में जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई उसे हम शॉर्ट फॉर्म में LPG पॉलिसी कहते हैं। L स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, P स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और G स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण। इसके बाद तब से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक हमने योजना आयोग की बनाई पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार ही विकास कार्यक्रम या आर्थिक नियोजन भारत में हुआ। लेकिन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग गठित हुआ और हमारा 15 मार्च 1950 को गठित किया गया योजना आयोग को हमने डिमोलिश कर दिया, उसको भंग कर दिया, और उसके स्थान पर एक नई संस्था, एक नया ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने आया जिसका नाम नीति आयोग है, NITI। अब इस नीति का अभिप्राय क्या है या इस नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात भारत को परिवर्तित करने वाला इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्था जो नए भारत का निर्माण करेगी, ऐसा भारत जो विकास की ऊंचाइयों को छुए, ऐसा भारत जो विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था में जाए। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात जो जिस समय प्रधानमंत्री होंगे वह नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है बच्चों? हाँ, माननीय श्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में श्री राजीव कुमार और CEO हैं श्री अमिताभ कांत।